हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी एंड बैंकिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। मनी और बैंकिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज हमारे पास सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उन वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। मनी और बैंकिंग के इस सेकेंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे कॉमर्शियल बैंक्स मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। इस टॉपिक को हम मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। इस टॉपिक को डिटेल में अंडरस्टैंड करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, भाई अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए और आप कोई भी लेक्चर हमारा मिस ना कर पाए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कुछ बेनिफिट आपको, आपके फ्रेंड्स को और कुछ बेनिफिट हमें भी हो जाए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है क्या, कैसे कॉमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करते हैं, मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इंडिया में जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो इशूअर ऑफ करेंसी नहीं कहलाते। यानी किसी भी कॉमर्शियल बैंक के पास, इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, उसके पास भी करेंसी इशू करने की कोई अथॉराइजेशन नहीं है, क्योंकि इसको अथॉराइजेशन जो है वो सेंट्रल बैंक के पास होती है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मार्केट में जितनी भी करेंसी इशू की जाती है उसमें से मेजर ऑफ करेंसी आरबीआई के द्वारा ही इशू की जाती है, इसीलिए सेंट्रल बैंक जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी कहलाता है। लेकिन कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इस मनी की सप्लाई में पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स मार्केट में करेंसी तो इशू नहीं कर सकते, लेकिन वो लोन्स और सिक्योरिटीज की हेल्प से मार्केट में मनी की सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट, वो मार्केट में उधार फैसिलिटी दे सकते हैं, जिसके कारण मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है और कम भी की जा सकती है। कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इंडिविजुअल पर्सन्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इन शॉर्ट, कॉमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट कर सकते हैं, क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, मनी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो मार्केट में न्यू करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसा दे सकते हैं उधार में, ताकि मार्केट में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो सके। अब मार्केट में मनी की सप्लाई कैसे इंक्रीज होती है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले आपके माइंड में कुछ जर्नल क्वेश्चंस चल रहे होंगे जिसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या एक कॉमर्शियल बैंक एक ऐसे पर्सन को लोन देगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं है? तो आपका आंसर होना चाहिए नॉट एट ऑल। यानी एक ऐसा पर्सन जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, क्या वो बैंक से लोन ले सकता है? तो आंसर है नहीं। जिसका बैंक अकाउंट नहीं होगा उसको कोई भी कॉमर्शियल बैंक लोन नहीं देगा। अगर उसको लोन चाहिए तो उसको अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना ही पड़ेगा। सेकंड, अगर बैंक अकाउंट ओपन हो गया तो क्या एक बैंक अपने कस्टमर को क्रेडिट, लोन उसके हाथ में देगा? क्या कैश प्रोवाइड किया जाएगा? तो आंसर है नॉट एट ऑल। कोई भी कॉमर्शियल बैंक हो जो क्रेडिट क्रिएट करता है मार्केट में बाय प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी, वो कभी भी कैश में लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। जितनी भी अमाउंट ट्रांसफर करनी होगी वो उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा। क्वेश्चन नंबर 3,
जो कॉमर्शियल बैंक है वो लोन कहाँ से देते हैं, उनके पास ये पैसा आता कहाँ से है? ऑब्वियसली कॉमर्शियल बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, जो आप लोग अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हो, उसी में से कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो फर्दर लोन ग्रांट करते हैं। अब क्या एक कॉमर्शियल बैंक सारे के सारे डिपॉजिट्स को लोन की फॉर्म में दे सकता है? मान लो कि आपने अपने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, क्या एक कॉमर्शियल बैंक वो पूरे के पूरे 10,000 किसी दूसरे बंदे को लोन दे सकता है? तो आंसर है नहीं। लोन ऑफ ऑल डिपॉजिट अमाउंट, तो आंसर है नॉट एट ऑल। भाई जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट आता है, कॉमर्शियल बैंक उन सभी पैसों को लोन में नहीं दे सकता, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में कब आप अपना डिपॉजिट करवाया गया पैसा विड्रॉ करवाने के लिए आ जाओगे, कहा नहीं जा सकता। तो उस समय बैंक आपको ये थोड़ी कहेगा कि अभी हमने आपका पैसा जो है वो लोन में दे दिया है, 1 साल बाद पैसा वापस आएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। कभी भी कॉमर्शियल बैंक ऐसा नहीं कह सकता। तो इसका मतलब कॉमर्शियल बैंक सारे डिपॉजिट्स को लोन में नहीं देता। यानी हर कॉमर्शियल बैंक को कुछ रिजर्व्स मेंटेन करने होते हैं, कुछ पैसा रिजर्व में रखना होता है, कुछ पैसा बचा कर रखना होता है फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए। रिजर्व्स आर रिक्वायर्ड। सो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो अब आपके माइंड में सॉल्व हो जाने चाहिए। जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उसमें ये तीनों क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। कोई भी बैंक ऐसे पर्सन को लोन नहीं देगा जिसका बैंक अकाउंट नहीं है। कोई भी बैंक कैश में लोन नहीं देगा। कोई भी बैंक सारा का सारा डिपॉजिट लोन के फॉर्म में नहीं ग्रांट करेगा, उसको कुछ ना कुछ रिजर्व्स रखने पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमर्शियल बैंक्स कितने तरह के रिजर्व्स मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस कैसे वर्क करता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिजर्व्स मेंटेन्ड बाय कॉमर्शियल बैंक्स, यानी एक कॉमर्शियल बैंक को कितने तरह के रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि कॉमर्शियल बैंक सारे के सारे डिपॉजिट्स लोन में नहीं दे सकता, उसको कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व करके रखना पड़ता है। सो फर्स्ट हमारे पास है लीगल रिजर्व रेशो। अब जिसका नाम ही लीगल है, इसका मतलब ये एक ऐसा रेशो होगा, ये एक ऐसा रिजर्व होगा जो हर कॉमर्शियल बैंक को लीगली आरबीआई के कहने पर रखना ही होता होगा। यानी अपनी कैश का कुछ प्रतिशत हर कॉमर्शियल बैंक को लीगली आरबीआई के कहने पर कंपल्सरी मेंटेन करना ही पड़ता है। अगर आरबीआई इसको कंपल्सरी नहीं करेगा, अगर आरबीआई इसको लीगल नहीं करेगा, तो हर कॉमर्शियल बैंक सारा का सारा डिपॉजिट लोन में दे देगा। और जब एक कॉमर्शियल बैंक सारा का सारा पैसा लोन में दे देगा तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज को वो कैसे बियर करेगा। सो इन शॉर्ट, लीगल रिजर्व रेशो एक ऐसे रेशो है जिसके अकॉर्डिंग हर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के कहने पर मैंडेटरीली, कंपल्सरली अपनी कैश डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत, कुछ परसेंट रिजर्व करके रखना पड़ता है फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को बियर करने के लिए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में कब कौन सा बंदा अपनी अमाउंट विड्रॉ करवाने आ जाए ये नहीं कहा जा सकता। सो लीगल रिजर्व रेशियो इज अ मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट्स which the banks are mandate to keep as cash themselves. लीगल रिजर्व रेशियो एक ऐसी परसेंटेज है डिपॉजिट्स का जिसके अकॉर्डिंग हर कॉमर्शियल बैंक को कंपल्सरली अपने साथ कैश मेंटेन करनी ही पड़ती है। अब क्योंकि ये लीगल रिजर्व रेशियो है, इसका मतलब इसको मेंटेन करना कंपल्सरी है। इट इज कंपल्सरी टू मेंटेन एज पर द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कहने पर आरबीआई जितनी रेशो बताएगा, आरबीआई जितनी परसेंटेज बोलेगा, उसके अकॉर्डिंग हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी कैश डिपॉजिट्स का उतना ही परसेंट अपने पास कंपल्सरली मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो इट इज लीगल रिजर्व रेशो। अब लीगल रिजर्व रेशो के फर्दर हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आते हैं, यानी इसके फर्दर 2 कैटेगरीज हैं।
फर्स्ट हमारे पास है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो एक ऐसी रेशो होती है जिसके अकॉर्डिंग हर कॉमर्शियल बैंक को अपनी टोटल कैश डिपॉजिट्स का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है। सो इसकी फॉर्मुलेशन कैसे होती है? कैश रिजर्व रेशो इज इक्वल्स टू टोटल कैश डिपॉजिट्स इनटू परसेंटेज, यानी एक कमर्शियल बैंक के पास जितने भी कैश डिपॉजिट्स होंगे उसका कुछ प्रतिशत जो आरबीआई के द्वारा बताया जाएगा वो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बैंक के पास 1 करोड़ रुपीस हैं कैश डिपॉजिट और आरबीआई ने कहा इसका 10% आपको रिजर्व रखना पड़ेगा सीआरआर, तो ये आएगा 10 लाख। यानी जिस बैंक के पास 1 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, उसको 10 लाख रुपीस आरबीआई को देने पड़ेंगे। ये पैसा आरबीआई के पास जाएगा क्योंकि आरबीआई जो है वो हेड बैंक होता है, वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। इसीलिए हर कमर्शियल बैंक को अपनी कैश डिपॉजिट का कुछ प्रतिशत आरबीआई को देना पड़ता है। अपने पास नहीं रखना उन्होंने ये रिजर्व उनको आरबीआई को ही देना पड़ेगा। सो कैश रिजर्व रेशियो इज अ रेशियो which is legally maintained by the commercial bank on the recommendation of RBI as a percentage of their total cash deposits with RBI. कैश रिजर्व रेशियो एक ऐसे रेशियो है जो कि लीगली हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के कहने पर अपनी टोटल कैश डिपॉजिट्स का कुछ प्रतिशत आरबीआई को ही देना पड़ता है। सो आउट ऑफ 1 करोड़ 10 लाख रुपीस जो हैं वो आरबीआई के पास चले जाएंगे और बैंक के पास कितने बचेंगे? 90 लाख। सो ऐसे ही लीगल रिजर्व रेशियो का सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी एक तरह से रेशियो ही है जिसके अकॉर्डिंग हर कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास नहीं अपने पास रिजर्व रखना होता है। यानी एक कमर्शियल बैंक को कुछ पैसा तो आरबीआई को देना पड़ेगा रिजर्व रखने के लिए, क्योंकि आरबीआई जो है वो हेड इंस्टीट्यूट है, वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। लेकिन कमर्शियल बैंक को अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास भी कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एक ऐसे रेशियो है जिसके अकॉर्डिंग हर कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का, अब यहां पर कैश डिपॉजिट्स की बात नहीं हो रही है, यहां पर टोटल डिपॉजिट्स की बात हो रही है। एक बैंक के पास जितना कैश आएगा, जितना गोल्ड डिपॉजिट्स होगा और जितनी सिक्योरिटीज की अमाउंट में डिपॉजिट होगा, इन सभी का कुछ प्रतिशत हर कमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा। उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की फॉर्मेशन कैसे होगी? एक कमर्शियल बैंक के पास जितना कैश डिपॉजिट है, जितना गोल्ड है और जितनी सिक्योरिटीज है, उसका कुछ प्रतिशत वो अपने पास रखेंगे देमसेल्फ। जैसे मान लो एक कमर्शियल बैंक के पास 1 करोड़ रुपीस कैश डिपॉजिट है, 50 लाख का गोल्ड है और 50 लाख की ही सिक्योरिटीज हैं, तो ये टोटल हो गया 2 करोड़। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का रेट आरबीआई ही बताएगा, मान लो 10% है, तो इसका मतलब हर कमर्शियल बैंक को, या फिर ये कह लीजिए इस कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का जो कि 2 करोड़ है उसका 10% जो कि 20 लाख है, ये अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ेगा अपनी सेफ्टी के लिए। सो सीआरआर और एसएलआर दोनों ही एलआरआर के कंपोनेंट्स हैं। कैश रिजर्व रेशियो में कमर्शियल बैंक को अपनी सिर्फ कैश डिपॉजिट का पैसा आरबीआई को देना पड़ता है, जबकि एसएलआर में कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का परसेंट अपने पास रखना पड़ता है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब जैसे कि आपको पता चल ही चुका है कि हर कमर्शियल बैंक को कुछ रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है और जितना पैसा रिजर्व में रखा गया है वो ठीक, बाकी के पैसे को वो लोन में दे सकते हैं। अब क्योंकि कमर्शियल बैंक
सारा का सारा पैसा लोन में नहीं दे सकते, उनको रिजर्व मेंटेन करना ही पड़ता है। इसका मतलब क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस में रिजर्व कितना मेंटेन करना है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अब हम क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं और इलैबोरेट करते हैं। देयर इज अ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। Let's suppose initial deposits are ₹1000 and bank is maintaining cash reserve of ₹20% on their deposits. मान लीजिए कि एक बैंक में ₹1000 इनिशियल डिपॉजिट्स आते हैं। इनिशियल डिपॉजिट्स हैं ₹1000। अब एक बैंक इन ₹1000 को लोन में तो नहीं दे सकता। एक कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व तो मेंटेन करना ही पड़ता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और हमारा रिजर्व है मान लीजिए 20%, यानी 20% पैसा जो है वो रिजर्व करना ही पड़ता है। ₹1000 में से अगर 20% रिजर्व करना पड़ेगा तो ये आएगा 200। इसका मतलब ₹200 रिजर्व रखने के बाद एक बैंक ₹800 लोन दे सकता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉमर्शियल बैंक जब भी लोन देता है तो वो कैश में नहीं देता। किसी ऐसे पर्सन को लोन नहीं दिया जाता जिसका बैंक अकाउंट नहीं है। लोन सिर्फ उसको दिया जाएगा जिसका बैंक अकाउंट होगा, और उसके अकाउंट में ही पैसा डाला जाएगा। और क्योंकि ये पैसा उसके अकाउंट में डाला जाएगा तो वापस से ये पैसा डिपॉजिट्स की फॉर्म में बैंक के पास ही तो आ जाएगा। दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। ₹1000 बैंक के पास आपने डिपॉजिट करवाया, बैंक ने उसमें से ₹200 रिजर्व रखे, ₹800 किसी तीसरे बंदे को लोन दे दिए। जिसको भी ये लोन मिला होगा वो उसके बैंक अकाउंट में मिला होगा, यानी ये पैसा बैंकिंग सिस्टम से बाहर नहीं गया। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि अगर उस बंदे ने ये अमाउंट विड्रॉ करवा ली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पैसा जिस पर्पस के लिए लिया गया है, जिस लोन के लिए लिया गया है, कार लोन, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, जिस लोन के लिए लिया गया है ये उसी के लिए इस्तेमाल होगा। आप इसको पर्सनल जरूरत के लिए विड्रॉ नहीं करवा सकते। यानी इसका मतलब बैंक ने जो लोन दिया है वो पैसा वापस बैंक में आ जाएगा, और इसी तरह डिपॉजिट्स बढ़ते जाएंगे, मनी मल्टीप्लाई होती जाएगी। पैसा मार्केट में भी पहुंच गया, क्योंकि जिसको पैसा चाहिए था उसको लोन मिल गया, उसने घर लेना था उसने घर ले लिया, मार्केट में पैसा भी पहुंच गया, और बैंकिंग सिस्टम में भी पैसा रहा। तो बैंकिंग सिस्टम से पैसा बाहर भी नहीं गया और लोन की फॉर्म में वो मार्केट में भी पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट क्रिएशन। मार्केट में उधार दिया जाता है, जिसकी जेब में पैसा नहीं होता उसको भी पैसा मिल जाता है, और फिर वो मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ाता है, परचेजिंग करता है, और पैसा बैंकिंग सिस्टम में भी रहता है। तो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। अब ये पैसा जो बैंकिंग के पास वापस आया, इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डिपॉजिट। ये कहलाएंगे प्राइमरी डिपॉजिट, इनिशियल डिपॉजिट, और ये कहलाएंगे सेकेंडरी डिपॉजिट। अब ₹800 बैंक के पास वापस आया, इस 800 में से 20% फिर से रिजर्व किया जाएगा, जो कि आएगा 160, और बाकी का पैसा लोन में दे दिया जाएगा, और वो कितना आएगा? 640। अब 640 रुपीज जिसको लोन दिया होगा उसको भी हाथ में तो दिया नहीं होगा, बैंक ने कैश के फॉर्म में तो नहीं दिया होगा, वापस से ये पैसा अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा ना, तो फिर से बैंक में आ जाएगा ये पैसा। अब क्योंकि ये फिर से बैंक में आ गया है तो एक बैंक दोबारा से इसका रिजर्व क्रिएट करेगा, जो कि आएगा 128 रिजर्व करने के बाद 640 में से बाकी का 512 रुपए जो है वो लोन में दिया जा सकता है, और ये लोन फिर से बैंक में डिपॉजिट्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसके कितने राउंड्स बनेंगे हम नहीं कह सकते, इसके कितने राउंड्स बनेंगे हम ये नहीं कह सकते। अब क्योंकि इसके बहुत सारे राउंड्स हो सकते हैं, फाइनल अमाउंट कितनी होगी? ₹1000 इनिशियल डिपॉजिट्स जो हैं वो लोन के रूप में ग्रांट करते करते फाइनली टोटल अमाउंट कितनी लेकर आएंगे, ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास
एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, जिसको मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है? मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/LRR, 1/ रिजर्व। यानी आपका जितना रिजर्व होगा उसके अकॉर्डिंग पता चल पाएगा कि मार्केट में कितनी मनी मल्टीप्लाई होगी। जैसे हमारे क्वेश्चन में 20% रिजर्व हमने मेंटेन करने हैं, परसेंट का मतलब होता है 100, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5 टाइम्स। यानी जितना भी पैसा इनिशियली आपने डिपॉजिट करवाया होगा वो मनी मल्टीप्लायर के प्रोसेस के कारण 5 गुना बढ़ जाएगा। तो सिंपल है, इनिशियली आपने 1000 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं तो ये 5 गुना बढ़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे? 5000। यानी फाइनल टोटल डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे? 5000। आप अगर चाहो तो इसको पूरा सॉल्व करके देख सकते हो, लेकिन बहुत लेंथी है, इसलिए हमने 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 राउंड सॉल्व नहीं किए। आपके रिजर्व्स जो हैं वो इनिशियली 200 हैं, ये भी 5 गुना बढ़ जाएंगे और हो जाएंगे 1000। और आपका जो टोटल लोन ग्रांट है इनिशियली वो है 800, फाइनली ये 5 गुना बढ़ जाएगा और हो जाएगा 4000। सो इसका मतलब एक बैंक कितना रिजर्व मेंटेन करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मनी मल्टीप्लायर कितना होगा। सो इन शॉर्ट, मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कॉमर्शियल बैंक्स मार्केट में मनी को इशू तो नहीं कर सकते, न्यू करेंसी प्रिंट तो नहीं कर सकते, लेकिन उधार फैसिलिटी देकर वो मार्केट में मनी की सप्लाई को बढ़ा जरूर सकते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला जो है वो है 1/LRR। अगर आपने फाइंड आउट करना है कि मनी मल्टीप्लायर का आंसर क्या है इन नंबर ऑफ टाइम्स, कितने गुना मनी मल्टीप्लाई हो सकती है, तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपने अमाउंट में फाइंड आउट करना है कि आपकी मनी मल्टीप्लाई कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला होगा इनिशियल डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई LRR। तो सिंपल है, आपका इनिशियल डिपॉजिट 1000 है और आपका जो मनी मल्टीप्लायर का आंसर आएगा वो होगा 5000। सो अगर आप में रुपीज में फाइंड आउट करना है कि आपकी मनी कितनी मल्टीप्लाई होकर आई है तो 5000। अगर आपने ये पता करना है कि मनी कितनी मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितने गुना मनी बढ़ जाएगी थ्रू क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, 5 टाइम्स। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो। अगर आपको मनी मल्टीप्लायर की बजाय इनिशियल डिपॉजिट फाइंड आउट करनी है तो इनिशियल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू मनी मल्टीप्लायर प्लस लीगल रिजर्व रेशियो। अब मनी मल्टीप्लायर कितना है आपको पता है 5000 और लीगल रिजर्व रेशियो कितनी है 20%, तो कितना आएगा 1000। तो आपके इनिशियल डिपॉजिट्स आ जाएंगे ना 1000, जो कि हमारी एग्जांपल में भी दे रखा है, इनिशियल डिपॉजिट्स आर 1000। यानी फॉर्मूला एक ही है, आप उसी फॉर्मूला के थ्रू बाकी फॉर्मूलाज ड्राइव कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट की बजाय लीगल रिजर्व रेशियो फाइंड आउट करना है तो लीगल रिजर्व रेशियो का फॉर्मूला होगा इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय मनी मल्टीप्लायर। सो इनिशियल डिपॉजिट्स आपके 1000 और मनी मल्टीप्लायर आपका है 5000। अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो तो ये आपका आएगा 0.2 और परसेंटेज में फाइंड आउट करना है ना तो 20%। सो इन शॉर्ट एग्जाम में आपके पास 3 फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट मनी मल्टीप्लायर जिसका फॉर्मूला है इनिशियल डिपॉजिट डिवाइडेड बाय लीगल रिजर्व रेशियो। सेकंड, अगर आपको इनिशियल डिपॉजिट्स फाइंड आउट करने हैं तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू के साथ आपको लीगल रिजर्व रेशियो मल्टीप्लाई करना है। और फाइनली अगर आपको लीगल रिजर्व रेशियो ही फाइंड आउट करनी है तो इनिशियल डिपॉजिट्स को आपने डिवाइड करना है मनी मल्टीप्लायर के साथ। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है इंपैक्ट ऑफ रिजर्व्स एंड डिपॉजिट्स ऑन मनी मल्टीप्लायर। जो मनी मल्टीप्लायर का प्रोसेस है, जो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस है, क्या उसके ऊपर रिजर्व्स का और डिपॉजिट्स का कोई इंपैक्ट पड़ता है?
सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व्स की। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर एक कॉमर्शियल बैंक को ज्यादा रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, अगर उसको ज्यादा रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा तो लोन वो ज्यादा नहीं दे पाएगा। मान लो 1000 रुपीज डिपॉजिट्स आए, 500 उसको रिजर्व करना पड़ा और 500 उसको लोन देना पड़ा। और दूसरी तरफ 1000 रुपीज उसके पास डिपॉजिट्स आए, 200 रुपीज उसको रिजर्व रखना पड़ा, 800 रुपीज उसको लोन देना पड़ा। तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि भाई अगर रिजर्व ज्यादा होगा तो लोन कम देना पड़ेगा, और अगर लोन कम दिया जाएगा मार्केट में तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी तो कम आएगी ना, क्योंकि हमने लोन ज्यादा दिया ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर रिजर्व कम होगा तो एक बैंक ज्यादा लोन दे पाएगा, और अगर ज्यादा लोन दिया जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई भी तो बढ़ेगी, मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। सो इसका मतलब रिजर्व और मनी मल्टीप्लायर के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर रिजर्व ज्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होगी। दूसरी तरफ क्या डिपॉजिट्स और मनी मल्टीप्लायर में कोई रिलेशन है? तो डिपॉजिट्स और मनी मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशन है। एक बैंक के पास जितने ज्यादा डिपॉजिट्स आएंगे, बैंक उतने ही ज्यादा डिपॉजिट्स को यूज करते हुए लोन दे पाएगा, और जब ज्यादा लोन दिया जाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई भी तो बढ़ेगी, मनी मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स कम आएंगे, कस्टमर्स ज्यादा पैसा डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं, तो बैंक फिर लोन कहां से देगा? लोन नहीं दे पाएगा बैंक, और अगर लोन नहीं दे पाएगा तो मनी मल्टीप्लायर भी कम हो जाएगा। यानी डिपॉजिट्स और मनी मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशन है। सो ये था आज का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने मनी मल्टीप्लायर को डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब हम इसके एमसीक्यूज, असर्टेन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देख लीजिए ताकि आप एमसीक्यूज अच्छे से अटेंड कर सकें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी एमसीक्यूज अटेंड करने का एक चांस मिल सके। और आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको टोटल एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के बाद कितने मार्क्स आए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, क्रेडिट क्रिएशन ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द जनरल पब्लिक, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। आप वीडियो को पॉज करके अपना करेक्ट आंसर सोच सकते हैं, हम डायरेक्टली प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट क्रिएट भी करता है, अभी हमने बताया, विद द हेल्प ऑफ कैश रिजर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व्स, और वो डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करता है जनरल पब्लिक के। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, बिल ऑफ एक्सचेंज। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से एक जो बैंक है वो मार्केट में क्रेडिट क्रिएट कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न्ड विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन? क्या वो चीज है जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलती? बैंक रेट, फिस्कल डेफिसिट, क्रेडिट क्रिएशन, कैश रिजर्व रेशियो। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि ये गवर्नमेंट बजट का टॉपिक है, मनी और बैंकिंग का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4, क्रेडिट कार्ड्स इशूड बाय द बैंक encourage consumer spending, increase aggregate demand in the economy, both A and B, none of this. So इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि भाई अगर मार्केट में क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जाएंगे, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू एक कस्टमर ज्यादा परचेजिंग भी करेगा और उसकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, द मेन एम ऑफ द कमर्शियल बैंक इज सोशल वेलफेयर, टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, टू अर्न प्रॉफिट, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर भी होना चाहिए ऑप्शन सी, टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास है असर्टेन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कि आपको असर्टेन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन कैसे अटेंड करने हैं। और इसके 4 ऑप्शंस जो हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। एक बार मैं आपको ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑप्शन ए आपके पास होता है असर्टेन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन बी आपके पास होता है असर्टेन ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है।
ऑप्शन सी आपके पास होता है असर्टेन ट्रू लेकिन रीजन फॉल्स, और ऑप्शन डी आपके पास होता है असर्टेन फॉल्स रीजन ट्रू। तो सबसे पहले हमें कह रहे हैं मनी सप्लाई इंक्लूड्स द लीस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, और रीजन में हमें लिखा है मनी सप्लाई इंक्लूड्स द करेंसी विद पब्लिक आउटसाइड बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। यानी मनी सप्लाई में हम जब काउंटिंग करते हैं तो लीस्ट लिक्विड मेजर को हम काउंट करते हैं, और मनी सप्लाई में पब्लिक के हाथ में जो पैसा है आउटसाइड द बैंक और जो बैंकिंग सिस्टम में पैसा है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स हम वो इंक्लूड करते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, क्योंकि असर्टेन यहां पर फॉल्स है। मनी सप्लाई में हम लीस्ट लिक्विड मेजर्स नहीं मोस्ट लिक्विड मेजर्स को इंक्लूड करते हैं। सो आगे हमारे पास 4 क्वेश्चंस और हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं इनको। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है असर्टेन करेंसी क्रिएटेड बाय द सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड मनी बैंक। मतलब जो करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रिएट की जाती है उसको हम बैंक मनी कहते हैं। रीजन, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज अ मोनोपोली ओवर द करेंसी इशू, इट हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग एंड पुटिंग इन करेंसी ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी नोट्स। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, क्योंकि यहां पर भी असर्टेन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। भाई जो करेंसी सेंट्रल बैंक के द्वारा क्रिएट की जाती है उसको लीगल टेंडर कहते हैं, और जो करेंसी मार्केट में क्रिएट की जाती है कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा उसको बैंक मनी कहते हैं। तो बैंक मनी हम सेंट्रल बैंक की क्रिएट की गई मनी को नहीं कहते, इसलिए ये फॉल्स है। और रीजन ट्रू है, जो सेंट्रल बैंक है वो एक मोनोपोली है जो कि मार्केट में ही करेंसी इशू करती है, रिस्पॉन्सिबल है न्यू करेंसी इशू करने के लिए और प्रिंट करने के लिए भी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है असर्टेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फिएट मनी, रीजन आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द बेयरर ऑफ द करेंसी इक्वल परचेजिंग पावर। सो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, क्योंकि असर्टेन और रीजन दोनों ट्रू हैं, दोनों में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है। जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स आरबीआई इशू करता है उसको फिएट मनी ही कहा जाता है, और आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बियरर ऑफ करेंसी, यानी जिसके हाथ में पैसा होगा उसके पास इक्वल परचेजिंग पावर होगी। अगर आपके हाथ में 100 रुपया है, आप अगर बियरर हो तो आपको 100 रुपए की परचेजिंग पावर है। आप 100 रुपए के नोट के ऊपर देख सकते हो लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, यानी मैं प्रॉमिस करता हूं कि जिसके हाथ में ये पैसा होगा उसके पास 100 रुपए तक की खरीदने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है। ऐसे ही 3 क्वेश्चंस हमारे पास और हैं जो आपके लिए होमवर्क है। सो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन ट्राई करके। अगर क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो हम आपके कमेंट को हार्ट जरूर देंगे और लाइक जरूर करेंगे, और अगर गलत होगा तो हार्ट और लाइक्स नहीं मिलेंगे, यानी आपको आंसर पता चल जाएगा। सो आंसर अटेम्प्ट जरूर करिएगा, आपका होमवर्क है ये। सो वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी मार्क्स उनको पता चल सकें और बेनिफिट उनको भी हो सके।